राजनीति और इसके साथ एक शब्द आता है विज्ञान, तो क्या राजनीति को विज्ञान कहें या रणनीति कहें? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न प्रारंभ में ही कर दिया है। यह वह प्रश्न है जो कि संभवतः एक विद्यार्थी जब राजनीति की अध्ययनशाला में आता है प्रारंभ में, तब से यह प्रश्न उसको झकझोरता है कि विज्ञान की उसकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, प्योर साइंसेज, अप्लाइड साइंसेज की। वह समझता है केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी यही विज्ञान है। और ऐसी स्थिति में जब वह पढ़ता है कि राजनीति विज्ञान भी कोई विषय है, तो एक क्यूरियोसिटी होती है, एक एंजाइटी भी होती है कि कैसे इस विषय को विज्ञान कहा जाता है। ये जो डेवलपमेंट है राजनीति का विज्ञान के रूप में स्थापित होने का, यह कहा जा सकता है कि पिछले लगभग 100-125 वर्षों की यह यात्रा रही है, जबकि राजनीति को एक विज्ञान के रूप में समझने का, पढ़ने का, शोध करने का प्रयास किया गया है। उससे पहले राजनीति विषय के बारे में एक कहावत बहुत प्रचलित है जो कि हम फर्स्ट ईयर में या बिगिनर को बताते हैं कि राजनीति का विज्ञान होना तो बहुत दूर रहा, कलाओं में भी ये सबसे पिछड़ी हुई कला है। लेकिन पिछले 100-125 सालों की जो प्रोग्रेस रही है इस सब्जेक्ट की, उसमें अब विज्ञान की श्रेणी में राजनीति का विषय एक स्थापित विषय है। और विज्ञान इसलिए कहा जाता है कि हम इस बात को मान के चलते हैं कि राजनीति का जो संबंध है वो हमारे सामाजिक संबंधों से है, सामाजिक क्रियाकलापों से है, सामाजिक व्यवहार से है। और ये जो हमारा व्यवहार है जो कि राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, उसकी एक वैज्ञानिक समझ, उसकी एक बहुत ही परिष्कृत समझ लोगों को होनी चाहिए। और उसी के अंतर्गत कई ऐसी विधाएं हमने इस विषय में डेवलप करी हैं पिछले शताब्दी में, जिसके द्वारा कि राजनीति का उसी तरीके से अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है जिस तरीके के विज्ञानों में, प्राकृतिक विज्ञानों में होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि जहां प्योर और अप्लाइड नेचुरल साइंसेस के अंदर लेबोरेटरी के अंदर जाकर एक्सपेरिमेंटेशन होता है, प्रयोगशालाओं में कई तरह की बातें की जाती हैं, अलग अलग इक्विपमेंट्स के ऊपर रिसर्च की जाती है। हम ये मान के चलते हैं सामाजिक विज्ञानों में, जिसमें कि राजनीति विषय भी एक उसका हिस्सा है, कि हमारी जो प्रयोगशाला है वो पूरा समाज है, पूरा यूनिवर्स है। और इसमें अलग अलग मुद्दों को लेके, चाहे अर्थतंत्र को लेके, समाज को लेके, संस्कृति को लेके, आपसी मेल मिलाप को लेके जो बातचीत होती है, जो समझ बनती है, उसका एक वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए। और किस तरीके से अध्ययन हो उस पर हम लोग यह जोर देते हैं कि एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश की जाए कि अगर कोई भी घटना होती है तो उसका कारण क्या है। उस कारण को जानने के लिए हम कई तरीके की रिसर्च मेथोडोलॉजीज अप्लाई करते हैं, जिसके माध्यम से प्रयास यह किया गया है कि इस विषय को एक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया जा सके। हम इस बात की लिमिटेशन को स्वीकार करते हैं और इसमें मुझे कहने में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है कि जिस प्रकार की सर्टेनिटी नेचुरल साइंसेज में होती है, हम मान के चलते हैं कि यदि आप पानी को ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगी, पानी को उबालेंगे तो भाप बन जाएगा। इस प्रकार की 100% श्योरिटी सोशल साइंसेस के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर नहीं होती है। लेकिन हम इस बात को भी कहते हैं, पुरजोर कहते हैं कि राजनीति में वैज्ञानिक अध्ययन के द्वारा हम संभावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। क्या हो सकता है ये हम कह सकते हैं, या क्या होना चाहिए ये भी हम कह सकते हैं। लेकिन 100 साल पहले तक जो पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग थी, जो अध्ययन हुआ करता था, वो इस बात पर फोकस हुआ करता है कि व्हाट इज द बेस्ट काइंड ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट इज द बेस्ट काइंड ऑफ स्टेट। सबसे सर्वाधिक राज्य या सर्वश्रेष्ठ राज्य क्या हो सकता है, सर्वश्रेष्ठ सरकार क्या हो सकती है। तो क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, उस फिलॉसफी पर ज्यादा जोर दिया जाता था। लेकिन अब जब से राजनीति को वैज्ञानिक स्वरूप दिया गया है, तब से हम ये कहते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। सो फ्रॉम ऑट से हम इस क्वेश्चन पर आ गए हैं कि क्या है, इसीलिए इसको विज्ञान माना जाता है। प्रोफेसर लोढ़ा, राजनीति में दो चीजें एक तरह से विरोधाभासी बनकर यूं कहें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कही गई। एक था टोटलिटेरियन साम्राज्य, जिसमें किसी एक व्यक्ति की या उस व्यक्ति विशेष की पार्टी की सत्ता होती है, और एक ये जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं। और ये माना गया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था, जिसे हमने भी स्वीकार किया है, हम उसको पालन भी कर रहे हैं, ये दोनों विरोधाभासी हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे प्रयोग भी देखने को मिल रहे हैं जहां है तो लोकतंत्र, लेकिन लोकतंत्र के अंदर एक व्यक्ति या टोटलिटेरियन आपको एक व्यवस्था नजर आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज के संदर्भ में जो आधुनिक विश्व है
उसके संदर्भ में इस प्रश्न की प्रासंगिकता, इसका औचित्य और भी बढ़ जाता है। वो इस रूप में कि जो 21वीं सेंचुरी है और 20वीं शताब्दी के जो आखिरी 5-6 दशक थे, इसको हम एरा ऑफ डेमोक्रेसी या एज ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। विशेषकर यदि हम थोड़ा सा पीछे जाएं, जब भारत ने आज़ादी हासिल करी 1947 में, 15 अगस्त 1947 को, उसके पहले से ही हमारी जो लीडरशिप थी, जो फ्रीडम मूवमेंट में जुड़ी हुई थी, उनका जो पर्सपेक्टिव था वो हमारे देश तक सीमित पर्सपेक्टिव नहीं था, वो एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव था, जिसमें हम महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, बी आर अम्बेडकर साहब, इन सब का नाम ले सकते हैं, जो एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव के अनुसार कार्य करते थे। और उनकी चिंता केवल यह नहीं थी कि भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद कराया जाए, बल्कि वो यह भी चाहते थे कि तब दुनिया के तमाम जो महाद्वीप हैं, चाहे वो एशिया के हों, अफ्रीका के हों, लैटिन अमेरिका के हों, जहाँ जहाँ कलोनियलिज्म था, उन कलोनियल कंट्रीज को भी भारत के साथ साथ आज़ादी हासिल कराई जाए। और कई श्रोताओं को शायद इस बात का ज्ञान होगा कि मार्च 1947 में, यानी हमारी देश की आज़ादी से पहले, नेहरू जी ने दिल्ली में एक अफ्रो एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस आयोजित करी थी, जिसमें इन महाद्वीपों से कई देश के प्रमुख लीडर्स आए थे। और वो एक प्रकार की बिगुल थी, एक प्रकार का कॉल था कि नॉट ओनली इंडिया लेकिन सभी मुल्कों में आज़ादी आनी चाहिए। आज़ादी के साथ साथ जो दूसरा ध्येय हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का था, फ्रीडम फाइटर्स का था, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग में भी इन्वॉल्व थे, कि केवल आज़ादी हासिल कर लेना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, आज़ादी के साथ ही साथ भारत में भी और दुनिया के तमाम कॉलोनियल कंट्रीज में डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया जाना चाहिए। तो एक मुहिम सी थी, और उसी के अंतर्गत जो नॉन अलाइन मूवमेंट था, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था, उसके माध्यम से यह भी कोशिश की गई कि साम्राज्यवाद के विरुद्ध, कलोनियलिज्म के या उपनिवेशवाद के विरुद्ध, नस्लवाद या रंग भेद की नीति के विरुद्ध सभी देशों में एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित की जाए। और उसी का परिणाम यह हुआ कि 20वीं शताब्दी में आप मान लें 1950 के बाद से लेके अभी तक लगभग हम ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट 90% ऑफ द वर्ल्ड में आज किसी न किसी प्रकार की डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी एज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और थोड़ा सा आगे और बढ़े तो पंडित नेहरू जिस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया करते थे कि डेमोक्रेसी केवल एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस नहीं है, डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ लाइफ। जीवन जीने की एक पद्धति है। आप आसपास दूसरे लोगों से किस प्रकार के संबंध स्थापित करते हैं, उनके प्रति आपका रवैया क्या है, वो रवैया भी लोकतांत्रिक होना चाहिए। तो अब विश्व में सभी महाद्वीपों में सभी जगह इस बात को स्वीकार किया जाता है कि जहां तक शासन व्यवस्था के स्वरूप की बात है, डेमोक्रेसी से अच्छी, लोकतंत्र से अच्छी किसी प्रकार की शासन व्यवस्था नहीं हो सकती। दूसरी बात जो आपने अभी उठाई कि डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करते हुए भी आज विश्व के कई भागों में इस बात को देखा जाता है कि डेमोक्रेसी को एक प्रिटेक्स्ट के रूप में या एक बहाने के रूप में स्वीकार करके कुछ देशों के अंदर सर्वसत्तावादी व्यवस्था को अपनाने की कोशिश की गई है, जहां की एक लीडर या एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो गए हैं, उनकी हेजेमनी है या उनका वर्चस्व है, उनका प्रभुत्व है। मैं यहाँ पर यह बात आपसे शेयर करना चाहूंगा, श्रोताओं से शेयर करना चाहूंगा कि जहां भी इस प्रकार का डेवलपमेंट हुआ है, वहां पर पॉलिटिकल लीडर्स ने या पॉलिटिकल पार्टीज ने डेमोक्रेसी के माध्यम से ही सत्ता को प्राप्त किया है, शक्ति को प्राप्त किया है। तो जो डेमोक्रेसी के बेसिक टेनेट्स हैं, जो मूल भावनाएं हैं, जो मूल प्रस्थापनाएं हैं, उन प्रस्थापनाओं के स्थापित होने की वजह से उन्होंने सत्ता को हासिल किया है। तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एज अ सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वहां शुरू होती है जबकि ऐसे व्यक्ति जो कि डेमोक्रेटिक रूट से सत्ता को हासिल कर लेते हैं और उसके बाद में वो इस तरीके से अपने वर्चस्व को स्थापित करते हैं जिससे कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। तो ये चिंता की बात है। तो विश्व में जैसे आप देख रहे हैं इन दिनों, हम रूस का उदाहरण ले सकते हैं, हम चीन का उदाहरण ले सकते हैं, जहां की राष्ट्राध्यक्षों ने स्वयं ये घोषित कर दिया कि मैं आज जन्म राष्ट्र का अध्यक्ष बना रहूंगा, या एक वर्ष तय कर दिया शायद रूस के अंदर 2034। तो ये विसंगतियां हैं
इन विसंगतियों के ऊपर नजर रखना, इनकी उचित रूप से मीमांसा करना, जहां तक संभव हो सके इनकी भत्सना करना भी, ये तो बड़े देश हैं, रूस, चीन तो महाशक्तियां हैं, लेकिन कई छोटे देशों में भी जहां नवस्थापित लोकतंत्र हैं वहां भी इस प्रकार की टेंडेंसीज देखने को मिल रही हैं। प्रोफेसर लोढ़ा, यहाँ एक प्रश्न और बनता है, ये सारा जो हो रहा है ये राष्ट्रवाद के बहाने से कुछ ज्यादा हो रहा है। बहुत बड़े तथाकथित लोकतांत्रिक देशों में भी राष्ट्रवाद के बहाने वापस ये सत्ता का एक तरह से उसको पाना और राष्ट्र को आगे बढ़ाना या राष्ट्र की मदद करना, उस बहाने से ये चीजें ज्यादा हो रही हैं। बहुत ही सही प्रश्न है। यदि हम अपने चारों ओर नजर दौड़ाएं तो कई देशों में इस प्रकार की पद्धति देखी गई है। पर यहाँ पर एक बात जो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि वे पॉलिटिकल पार्टीज या वे पॉलिटिकल लीडर्स जो कि राष्ट्रवाद को फ्रंट सीट पे रखते हैं और उसके ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं, उसकी ज़्यादा चर्चा करते हैं कि जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले विश्व के कुछ भागों में हुआ था कि यू हैव टू डू एंड डाई फॉर योर कंट्री, फॉर योर नेशन, वो अच्छी भावना है। राष्ट्रवादी होना, राष्ट्र को सर्वोपरि मानना एक अच्छी बात है। लेकिन जो बात यहाँ समझने की है, जिसके ऊपर आजकल काफ़ी चिंतन हो रहा है, काफ़ी बहस हो रही है, काफ़ी कुछ लिखा जा रहा है विश्व में, कि लोकतंत्र और राष्ट्रवाद का जो आपसी संबंध है वो आइदर और नहीं है कि आप एक को चुन रहे हैं तो आप दूसरे को छोड़ दें। ये एक आर्टिफिशियल, एक कृत्रिम प्रकार की बाइनरी डेवलप की जा रही है कुछ लीडर्स के द्वारा, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, कि हमें लोकतंत्र, राष्ट्रवाद को आगे रखना है, लोकतंत्र रहे या नहीं रहे। ये एक गलत प्रकार का विभाजन है। ये हमारी जो सैद्धांतिक समझ है इस विषय के अंदर, उसके विपरीत भी है, क्योंकि दोनों के बीच में किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है। राष्ट्रवाद और लोकतंत्र एक दूसरे से बहुत ही घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। अगर ये घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए नहीं होते तो संभवतः 1947 में देश को आज़ादी नहीं मिलती। जैसा मैंने प्रारंभ में अभी जिक्र किया कि नेहरू और अन्य जो नेता थे वो लोकतंत्र और राष्ट्रवाद दोनों को साथ लेकर चलते थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि यदि हम आज़ाद हो जाते हैं और हमारे मुल्क की स्थापना हो जाती है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, तो हमें लोकतंत्र की आवश्यकता नहीं है। साथ साथ में ये दोनों चीजें चली। तो आज जिन भी देशों में यह प्रयास किया जा रहा है या सैद्धांतिक स्तर पर यह जो बात की जा रही है कि देयर इज अ बाइनरी बिटवीन डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म, तो वो उस प्रकार का जो विभाजन है वो पूर्णतया गलत है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि लोकतंत्र है तो राष्ट्र है, यदि राष्ट्र है तो लोकतंत्र। प्रोफेसर लोढ़ा, हमने बहुत सारी बातें पहले की, अब थोड़ा सा हमारे वतन पर लौटते हैं। भारत, जिसने लोकतंत्र की एक तरह से उसे प्रयोगशाला भी कहा जाना चाहिए और लोकतंत्र की अंगुली पकड़कर ही अब तक 70 सालों का सफर तय किया है, लेकिन इन सब के बावजूद बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कही जाती हैं कि भारत में अच्छी नहीं है या भारतीय लोकतंत्र की वजह से देश के विकास में अवरोध आया है। और इसका बहुत सारे व्यक्ति जो उदाहरण देते हैं वो देते हैं चीन का उदाहरण, कि चीन में देखिए एक टोटलिटेरियन व्यवस्था रही, इसलिए उसने आनन फानन में 2-3 दशकों में इतना विकास कर लिया, बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया। अब वो दुनिया की सार्वभौमिकता को भी चुनौती दे रहा है, जिसमें हमारा वतन भी शामिल है। लेकिन भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के चलते हुए ये विकास, आर्थिक विकास या इस तरह का एक पूर्ण विकास नहीं हो पाया। तो लोकतंत्र और विकास, क्या ये एक दूसरे के विरोधाभासी हैं? महेंद्र जी, जैसा कि लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के संबंध में भी हमने बातचीत की, ये जो प्रश्न आपका है वो कहीं न कहीं उसी प्रकार के स्वर से उभर कर आ रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है चिंतन के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, कि जिस प्रकार का विरोधाभास डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म के बीच में या लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के बीच में क्रिएट करने की कोशिश की गई है और उसकी आड़ में सर्वसत्तावादी विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है, कहीं न कहीं राष्ट्रवाद पर बहुत ज़्यादा जोर इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भी किया जा रहा है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डिक्टेटोरियल हो सकें राष्ट्रवाद की आड़ में। उसी तरीके से जब यह बात कही जाती है कि वे देश जिन्होंने कि कॉन्शियसली बहुत सोच समझकर अपने देश की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए
कई प्रकार की विविधताओं को ध्यान में रखते हुए यह एक निर्णय लिया कि हम अपने विकास के लिए लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाएंगे, तो यह बात समझ ली जानी चाहिए कि जिस तरीके से राष्ट्रवाद और लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, उसी तरीके से डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट भी एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, और जैसा आपने प्रश्न किया कि आपने जो चीन का उदाहरण दिया, तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि विकास की समझ क्या है, हम विकास से क्या समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। चीन का उदाहरण देखने में अच्छा लगता है, लेकिन चीन की समाज की, उस देश की जो आंतरिक विसंगतियां हैं, जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जो वहाँ की शॉर्टकमिंग्स हैं सिस्टम के अंदर, वो हमें समझनी चाहिए। और चीन को जो सबसे बड़ा फायदा आज मिला है कि प्राय विश्व में यह पता ही नहीं होता है कि चीन की आंतरिक स्थिति किस प्रकार की है, वहाँ के जो नागरिक हैं वो कितनी अपनी व्यवस्था से संतुष्ट हैं, किस प्रकार के अधिकार, किस प्रकार की स्पेस, किस प्रकार की एक्सेस या पहुंच राज्य तक उनकी होनी चाहिए, इसके बारे में हमें ज़्यादा समझ नहीं है, न ज़्यादा जानकारी है, क्योंकि चीन अपने आप में एक बंद समाज है, एक बंद राज्य है जिसके बारे में नॉलेज बहुत कम है। उससे यदि हम अपने देश की तुलना करें, जैसा कि आपके प्रश्न में संभवतः निहित है, तो भारत में एक कॉन्शियस डिसीजन था कि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाएंगे, और हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो इतिहास है, हमारा जो समाज है, हमारे यहाँ जिस प्रकार की विविधताएं हैं, तमाम डाइवर्सिटीज़ को ध्यान में रखते हुए जो हमारे देश के फाउंडिंग फादर्स थे, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, उन्होंने यह सोचा कि डेमोक्रेसी ही एकमात्र तरीका है जिससे इस देश का विकास संभव है। पहले हमने लगभग 5-6 दशक तक यह तय किया कि प्लान्ड इकोनॉमी के माध्यम से, नियोजित अर्थव्यवस्था के माध्यम से हम विकास करेंगे, और उस समय की जो परिस्थितियां विश्व में थीं, संभवतः उससे बेहतर कोई और मॉडल नहीं हो सकता था विकास का। आज परिस्थितियां बदल गई हैं। पिछले लगभग 2 दशकों से हमने यह बेहतर समझा, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में रही हो, सबने मिलकर यही सोचा है कि लिबरलाइजेशन के माध्यम से, उदारीकरण के माध्यम से संभवतः देश का विकास ज़्यादा तेजी से हो सकता है। पर यदि हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स को यूज करें तो हमें विकास, डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच में अंतर करना चाहिए। वृद्धि हो सकती है, हम 8%, 9% की बात किया करते थे, चीन भी इसी दर से आगे बढ़ रहा था, लेकिन हमारे यहाँ जो बेसिक समझ गवर्नेंस की है वो ये है कि ग्रोथ के साथ साथ विकास जरूरी है। ग्रोथ आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं, अलग से नहीं देखा जा सकता है कि वृद्धि तो हो रही है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही होगी, रेट ऑफ ग्रोथ भी, जीडीपी भी सब बढ़ रहा है, लेकिन विकास नहीं हो रहा। विकास का जो इम्प्लीकेशन यहाँ पर है, उसका जो निहितार्थ है वो ये है कि समाज के सभी वर्ग और विशेषकर वे समूह जो कि हिस्टोरिकली डिप्राइव्ड रहे हैं, वंचित रहे हैं, उनके विकास के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऐसा न हो कि बहुत ज़्यादा विषमता समाज के अंदर हो जाए, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से। तो उस हिसाब से हमने विकास को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। जहाँ तक लोकतंत्र की बात है, मैंने यह बताने का प्रयास किया कि विकास और लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक हैं। इस बात को अवश्य संभवतः हमें स्वीकार करना चाहिए कि लोकतांत्रिक पद्धति के माध्यम से, उसको अपनाने के माध्यम से जिस तरीके से विकास देश में होना चाहिए था, कहीं ना कहीं हम उसमें पिछड़े हैं। और इसीलिए जब हम बौद्धिक चिंतन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो 2 तरह के लोकतंत्र की चर्चा होती है। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि एक ढांचागत लोकतंत्र है, जिसे कि हम प्रोसीजरल डेमोक्रेसी या स्ट्रक्चरल डेमोक्रेसी कहते हैं, और दूसरा होता है सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी या वास्तविक लोकतंत्र क्या है। तो यह कहा जाता है भारत के लोकतंत्र के बारे में, और इसे हमें स्वीकार भी करना चाहिए कि एक ढांचागत लोकतंत्र हमने बहुत अच्छी तरीके से स्थापित कर लिया है, जिसमें कि इलेक्शंस होते हैं, जुडिशरी है, मीडिया है,
सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये तमाम चीज़ें लोगों की बुनियादी अधिकार हैं, ये हमने अपने यहाँ स्थापित कर लिया है। लेकिन जब हम दूसरे विषय पर आते हैं कि जिस लोकतंत्र के ढांचे को हमने अपने यहाँ अडॉप्ट कर लिया है, एस्टैब्लिश कर लिया है, क्या उस ढांचागत लोकतंत्र ने लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की है? और ये बुनियादी आवश्यकताएं कौन सी हैं? हेल्थ है, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है। ये तमाम चीज़ें जो कि एक आदमी को, एक नागरिक को बुनियादी रूप से उपलब्ध होनी चाहिए, इनको नागरिकों को, सभी नागरिकों को समान रूप से उपलब्ध कराने में हमारे राज्य का यदि स्कोर कार्ड देखा जाए, और यह जब मैं राज्य कहता हूं तो मैं किसी एक सरकार की ओर इशारा नहीं कर रहा हूं, 1947 से लेकर 2020 तक की हमारी जो यात्रा रही है, इसमें हमारा राज्य उतना सफल नहीं हुआ है लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में, जितना कि उस स्ट्रक्चरल डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने में हम सफल हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि हमने एक मंजिल तो पा ली है। अब हमारी आवश्यकता यह भी है कि इस ढांचागत डेमोक्रेसी को हम बना के रखें, क्योंकि साथ साथ जो आपने प्रश्नों में इंडिकेट किया, यह भी स्वर आ रहा है कि कहीं न कहीं इस ढांचागत लोकतंत्र की जो बुनियादें हैं वो भी थोड़ी सी कहीं हिल रही हैं, उसमें भी कहीं न कहीं समस्याएं आ रही हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि इस स्ट्रक्चरल डेमोक्रेसी को और मजबूत करते हुए अब हम दूसरे फेज में आए, दूसरे चरण में आए, जहां लोगों की इन बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। एक प्रश्न और प्रोफेसर लोढ़ा, भारत और भारतीयता, ये प्रश्न हमेशा एक चिंतन में रहता है कि दरअसल हम भारत तो बन गए, लेकिन हमारी भारतीयता की पहचान क्या है? और उसके संदर्भ में बहुत सारे लोग इन प्रतीकों को, जिन्हें हम राष्ट्रवाद के प्रतीक भी कहते हैं, जिनमें हमारा राष्ट्रगान है या राष्ट्रीय ध्वज है, बहुत सारे लोग इनका भी विरोध करते हैं, या बहुत सारी हमारी ऐसी सांस्कृतिक परंपराएं जो एक तरह से किसी धर्म विशेष से ताल्लुक नहीं रखती, बल्कि हमारे लोकतंत्र का या भारतीयता का हिस्सा है, या यूं कहे कि भारत की ऐसी देन जो पूरी दुनिया में है। लेकिन इन सब के बावजूद हम जातियों, समाजों या बहुत सारी छोटी छोटी पहचानों में तो बट गए, लेकिन क्या हर व्यक्ति में या ज्यादातर लोगों में भारतीयता की कोई स्पेसिफिक पहचान है, या हम उसको अभी भी तलाश रहे हैं? देखिए, जहाँ तक भारत और भारतीयता का प्रश्न है, तो भारत क्या है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, इसके प्रतीक क्या है, संवैधानिक प्रतीक क्या है, शासकीय प्रतीक क्या है, ये एक प्रकार का फिजिकल कॉन्स्ट्रक्ट है जिसके बारे में कोई दो राय नहीं है। हम जानते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक या कच्छ से लेकर पूर्व तक जो है वो भारत है। इस भारत के अंदर जो सबसे बड़ी लेकिन उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स है। कश्मीर को पाकिस्तान अपना बता रहा है, वहाँ विवाद है, और उसके साथ साथ अभी चीन भी बहुत सारा हिस्सा ये कह रहा है अरुणाचल हमारा है। तो ये जो आप ज्योग्राफिकल हमारी एंटिटी बता रहे हैं, या हमारी जो भौगोलिक पहचान है, दरअसल वो भी, उस पर भी मार पड़ती रहती है। देखिए, भौगोलिक पहचान का इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो समय समय पर आती रहती हैं, और मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो समस्याएं, टेरिटोरियल प्रॉब्लम्स जो हैं, सीमा रेखा को लेकर जो समस्याएं हैं, वो अधिकांशतः हमको कॉलोनियल मास्टर्स से विरासत में मिली हैं। अंग्रेज़ों ने जिस तरीके से पार्टीशन किया, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंदर जो इलाका है वो बॉर्डर लाइंस अच्छी तरीके से ड्रॉ नहीं हुई, उसको लेकर विवाद था। तो ये जो लेजेसी है, इस लेजेसी को हमें समझना चाहिए, हमारे देश में भी समझना चाहिए, और जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनको भी समझना चाहिए कि इन समस्याओं का कोई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है। हम अलग अलग देशों से, पाकिस्तान के साथ हमारे 3-4 बार युद्ध हो चुके हैं, छोटी मोटी वारदातें हमेशा होती रहती हैं। यह स्थिति चाइना के साथ भी हैं, ये स्कर्मिशेस चलते रहते हैं। तो लीडरशिप को यह समझना चाहिए कि अगर हम एक बहुत ही कुंठित राष्ट्रवादी मनोवृत्ति से अटैच हो जाते हैं और उसी की डींग हाँक कर हम इस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं करते हैं, तो इन प्रॉब्लम को कभी रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, गिव एंड टेक की, जिसके माध्यम से इन समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। लेकिन जो आपका लार्जर क्वेश्चन है, जो बड़ा प्रश्न आपने किया, मैं समझता हूँ ये चीज़ें जो हैं वो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको कि आपसी समझबूझ से रिजॉल्व
किया जा सकता है गिव एंड टेक के माध्यम से। जो पंचशील का पूरा सिद्धांत पंडित नेहरू ने दिया शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का, वो उसका एक बुनियादी रेजोल्यूशन हो सकता है, प्रयास किया जाना चाहिए। जहां तक भारतीयता की बात है, मैं ये समझता हूं कि भारतीयता का कोई भी निश्चित मॉडल हमने आज तक विकसित नहीं किया है, और संभवतः यह भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी, अखंडता, इस बात में निहित है कि ऐसा कोई एक सांचा हम डेवलप न करें और यह कहें कि अगर तुम ये बातें मानते हो तो तुम भारतीय हो, और तुम ये बातें नहीं मानते हो तो तुम भारतीय नहीं हो। जैसा कि हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो डाइवर्सिटीज हमारे देश में, आपने भी उस ओर इशारा किया कि जातियां हैं, समुदाय हैं, हमारा जो समाज है वो पाश्चात्य समाज से भिन्न है। वहां पर इस प्रकार की डाइवर्सिटीज नहीं है। वन नेशन, वन रिलीजन, वन रेस, वन कलर, ये सारी चीजें हमें पश्चिम में देखने को मिलती है। संभवतः जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है वहां भी इस प्रकार की बात देखने को मिलती है। हमारे यहाँ जो विविधताएं हैं वो हमारी स्ट्रेंथ है, वो हमारा एक मजबूत पक्ष है। और यदि कोई भी ऐसा प्रयास करे कि एक सांचे में सबको ढालने की कोशिश करे, एक सांचे के आधार पर सबको जज करने की कोशिश करे, तो हम शायद टूट सकते हैं। ये एक चेतावनी भी है, ये एक रिक्वेस्ट भी है कि इस प्रकार की भारतीयता को हम डेवलप न करें। हमारी भारतीयता वो भारतीयता है जिसमें एक गौरवशाली इतिहास है, एक गौरवशाली संस्कृति है, कई प्रकार के धर्म हमारे यहाँ डेवलप हुए हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ये सब हमारे देश की उपज है। तो इस डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए और उन प्रतीकों को अस्वीकार करते हुए जिसके ऊपर कि आजकल कुछ समुदाय बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि अगर आप ये कर रहे हैं तो आप उचित हैं और ऐसा नहीं कर रहे हैं तो अनुचित है, ये चीजें जो हैं ये हमारे समाज को विखंडित करने की ओर ले जा रहा है। और मैं ये चाहूंगा कि हम भारतीयता के किसी एक मॉडल को डेवलप नहीं करें। अलग अलग तरीके की मल्टीपल भारतीयताएं हो सकती हैं, दक्षिण में कुछ और हो सकता है, पूर्व में कुछ और हो सकता है। यही हमारे देश की स्ट्रेंथ है। इसीलिए कहा जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जब हम इस डाइवर्सिटी को विखंडित करेंगे एक सांचे के माध्यम से, तो स्थितियां थोड़ी गंभीर हो सकती हैं। हमारे बीच हैं प्रोफेसर संजय लोढ़ा, राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर। संजय लोढ़ा जी, हमने बहुत सारी बातें की सामान्य तौर पर दुनिया, लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र, भारतीयता की, लेकिन अब थोड़ा सा प्रदेश पर भी आते हैं। बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं या लोकतंत्र में कुछ ऐसी परंपराएं, ऐसी चीजें देखने में आती हैं जो दिखने में और कहने में तो लोकतंत्र लगती हैं, लेकिन वस्तुतः लोकतंत्र है या नहीं। उसमें एक बड़ा अजीब सा शब्द इन दिनों पढ़ने में आ रहा है या काफी दिनों से पढ़ने में आता है, सुनने में आता है, बाड़ेबंदी। तो ये बाड़ेबंदियां जो हुआ करती हैं, ये लोकतंत्र के लिए कितनी अच्छी हैं? क्या हमारे लोकतंत्र में ये रहेंगी या इन्हें मिटाया जा सकता है? महेंद्र जी, ये जो आपने समसामयिक संदर्भ में प्रश्न किया है, जो हम लोकतंत्र की चर्चा कर रहे थे तो मैंने इशारा किया था कि हमारे देश में लोकतंत्र के साथ साथ कुछ विसंगतियां भी पैदा हुई हैं, और चाहे वो दल बदल को लेकर के हो या जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, जो मीडिया जनरली इस्तेमाल करता है, बाड़ेबंदी, या अंग्रेजी मीडिया को देखा जाए तो हॉर्स ट्रेडिंग की बात की जाती है, और आजकल बहुत ही फूहड़ शब्दों का प्रयोग हो रहा है। देश में, विश्व में जहां भी इस प्रकार की डेवलपमेंट्स होते हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें यह समझना चाहिए कि अगर हमने एक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है, एक चुनावी लोकतंत्र की स्थापना हमारे देश में हुई है, उस चुनाव की व्यवस्था के माध्यम से आम जनता, आम नागरिक, आम मतदाता यह सोच समझ के एक प्रतिनिधि का चयन करता है, चुनाव करता है कि यह जो रिप्रेजेंटेटिव है ये 5 वर्षों के लिए हमारे इलाके की, हमारे प्रांत की, हमारे देश की सेवा करेगा। तो एक अंडरस्टैंडिंग इलेक्टोरेट और इलेक्टेड के बीच में होती है, जो चुनते हैं और जो चुने जाते हैं। उसके बाद, उस बेसिक ट्रस्ट के बाद, उस बुनियादी आस्था के साथ जब चुनाव होता है
उसमें जब इस प्रकार के डेवलपमेंट्स होते हैं जिसमें कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को प्रलोभन दिए जाते हैं या सत्ता लोलुपता में वो किनारा कर लेते हैं उस पार्टी से, उस विचारधारा से जिसके आधार पर उनका चयन हुआ है, जिसके आधार पर लोगों ने अपनी आस्था उनमें व्यक्त की है, तो ये लोकतंत्र की सेहत के लिए और एक देश के, एक प्रदेश के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। कहीं भी इसे हम उचित नहीं ठहरा सकते। यह एक विरोधाभासी प्रश्न प्रोफेसर लोढ़ा और बनेगा कि ये दोनों तरीकों में देखने में आता है। एक तरफ जहां लार्जेस्ट जो पार्टी जो चुनी गई है उसे भी सरकार बनाने का मौका नहीं मिलता, और एक तरफ जहां बनी हुई है वो उखड़ भी सकती है। तो ये दोनों परिस्थितियों में भी ये बाड़ेबंदी या जिसे हॉर्स ट्रेडिंग आप कहते हैं ये चलती हैं। और एक तरह से यूं देखा जाए, जो आप कह रहे हैं इलेक्टोरेट का मैंडेट, तो दोनों में ही कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है। देखिए, जो शब्द जिससे हमने आज की इस चर्चा की शुरुआत की वो शब्द है राजनीति। और समय समय पर कई फिलोसोफर्स के द्वारा, कई प्रैक्टिसिंग पॉलिटिशियंस के द्वारा यह कहा गया है जोर देके कि राज और नीति में जो शब्द ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो नीति का है, और नीति का संबंध एथिक्स से होता है, नैतिकता से होता है। तो आज जो ये समस्या जिस भी राज्य में होती है, तो नैतिकता तो भूल गए हम। तो हम ये माने कि हमारे लोकतंत्र की प्रतिस्थापना में 70 सालों के बाद भी नैतिकता नाम की वस्तु गायब हो चुकी है। उत्तरोत्तर रूप से यह देखा गया है कि जैसे जैसे डेमोक्रेसी का एक्सपांशन हुआ है, जैसे जैसे एक शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं मैसिफिकेशन, जितना ज़्यादा इसकी व्यापकता बढ़ी है, उसके साथ साथ जो डेमोक्रेटिक मोरालिटी है, जिसके बारे में गांधी ने, नेहरू ने, अंबेडकर ने बार बार जोर दे के संविधान सभा में कहा था कि डेमोक्रेटिक मोरालिटी को, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को हमको समझना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक मोरालिटी का इरोजन या उसका विलोपन तेजी से हमारे देश में हो रहा है, जो कि ओवरऑल डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए उचित नहीं है। जहां तक लार्जेस्ट पार्टी की बात होती है, तो इस बात को तो हमें संवैधानिक रूप से मान ही लेना चाहिए कि उस पार्टी को या उस गठबंधन को जिसे कि बहुमत मिला है, उसे 5 साल के लिए सत्ता चलाने का एक अधिकार भी लोगों ने दिया है। अब अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई आपसी अंडरस्टैंडिंग में कमी है, या हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, हमारे कुछ ग्रीवेंसेस हैं एक दूसरे के प्रति विद इन अ पॉलिटिकल पार्टी, विद इन अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो या तो हम बातचीत से उनको सुलझा लें, एक दूसरे को समझ लें। गिव एंड टेक की बात जो मैंने कही थी, यहां पर भी वो चीज लागू होती है। लेकिन अगर वो नहीं हो पाता है, तो इस प्रकार की बाड़ेबंदी करने से बेहतर ये होगा कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दें। चाहे आप विधायक हों, सांसद हों, मंत्री हों, आप ये कहें, ये साहस रखें कि मैं, या मुख्यमंत्री हूं, कोई भी हो, अगर आप उस बात से नहीं मानते हैं, उस बात को समझ नहीं रहे हैं, आपके ग्रीवेंसेस रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप ये कहिए कि हमारी जर्नी यहां तक साथ में थी, आगे हम साथ में नहीं चल सकते हैं, मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मैं वापस जनता के सामने जा रहा हूं। बाई इलेक्शंस होंगे, क्या होगा? यही तो होगा। जनता की आस्था आप पुनः प्राप्त कीजिए, जनता के ट्रस्ट को वापस से आप देखिए, जनता अभी भी आप में ट्रस्ट रखती है या नहीं रखती है। पर इस प्रकार की बाड़ेबंदी, कोई किसी रिजॉर्ट में, कोई कहीं पे, इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए कहीं न कहीं संविधान के अंदर संशोधन किया जाना चाहिए, क्योंकि जो एंटी डिफेक्शन बिल आया था वो इस बात को अभी तक रोकने में सक्षम नहीं हो पाया। तो मैं यह समझता हूं कि इस प्रकार का संशोधन संविधान के अंदर किया जाना चाहिए कि यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी चुनाव प्रतिनिधि अपनी सरकार से इत्तेफाक नहीं रखता है, कुछ और करना चाहता है, तो पहले आप रिजाइन करें, सीट खाली होगी, 6 महीने के अंदर चुनाव करने की व्यवस्था हमारे संविधान में है, तो चुनाव होंगे। जब तक जितनी भी कम होती है स्ट्रेंथ उस हाउस की, उस स्ट्रेंथ के आधार पर मेजॉरिटी को स्थापित किया जाए। प्रोफेसर लोढ़ा, जाते जाते संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा कि भारतीय लोकतंत्र जैसी भी उसकी यात्रा रही, जैसी भी पेचीदगियां, परेशानियां रही, उन सब के बावजूद ये टिका हुआ है। और भारतीय लोकतंत्र में जो बुराइयां, जिनकी तरफ हमने अभी इशारा भी किया, ये क्या आपको लगता है खत्म होंगी? आप आशान्वित हैं, या आपको लगता है कि भारतीय लोकतंत्र में जो ये बुरी चीजें हैं ये उत्तरोत्तर बढ़ती जाएंगी? नहीं, मैं जो बेसिक स्वर आपके प्रश्न का है उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं महेंद्र जी, इस रूप में कि हमारी जो डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की जो यात्रा अब तक की रही है, वो उत्तरोत्तर इस तरफ रही है कि हमारा लोकतंत्र लगातार मजबूत हो रहा है।
और जैसे जैसे जो बुनियादी ज़रूरतें लोगों की पूरी होंगी, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या गठबंधन सत्ता में आए, वो इस बात की अनदेखी नहीं कर सकता है कि लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो। जिस प्रकार का हम अपने प्रदेश की बात करें तो आप देखते हैं कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, तो कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी जिसे कहा जाता है कि लोग बाग संतुष्ट नहीं होते हैं एक सरकार से, वो दूसरी सरकार को लेके आ जाते हैं। तो ये जो सर्कुलेशन है ये इस बात को इंगित करता है, एस्टैब्लिश करता है कि हमारा लोकतंत्र मजबूत है। उसमें विसंगतियां हैं, लेकिन हर सरकार का यह प्रयास रहता है कि उन विसंगतियों को दूर किया जाए। इसी से हमारा लोकतंत्र बना हुआ है और लगातार सशक्त हो रहा है। जी, प्रोफेसर संजय लोढ़ा, हमारा लोकतंत्र मजबूत है, उसका प्रतीक ये बातचीत भी है। आप आए और रेडियो लेक सिटी के मेहमान बने, आपका बहुत बहुत आभार।